हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास 10th बोर्ड में विज्ञान विषय में जितने भी अध्याय हैं उनके नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। इसमें नोट्स हम प्रश्न और उत्तर के रूप में बनाएंगे ताकि आपको एक बार पढ़ने से ही याद हो जाए। इसमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका संलग्न किया है और आप इनको एक बार देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रथम परख, द्वितीय परख, इसके अलावा क्लास टेस्ट सभी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। आप बस इनको एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बहुत ही अच्छी तरह से बोर्ड पैटर्न के आधार पर हमने इन प्रश्नों को तैयार किया है। आप इनको एक बार बहुत अच्छी तरह से देखें। इसमें हमने बहुविकल्पी, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तर आदि सभी प्रश्नों का संलग्न किया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें पहला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलने पर क्या बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये कौन सी अभिक्रिया है? ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें देखिए, जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाता है, यानी दो पदार्थ मिलके एक उत्पाद बनाता है, तो ये संयोजन होता है। यानी संयोजन यानी जुड़ना। ये दो पदार्थ जुड़ के एक बना रहा है, इसका मतलब ये जुड़ रहा है और इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये क्या होती है? संयोजन। संयोजन यानी जुड़ना। दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बना रहे हैं तो यह संयोजन अभिक्रिया है। यह होगा संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है दानेदार जिंक पर HCl, तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी जिंक यानी धातु पर जब हम अम्ल डालते हैं, एसिड, तब क्या उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका उत्तर होगा ए, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका नेक्स्ट है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? यानी साग सब्जियां जब विघटित हो जाएगी तो उसमें गैस उत्पन्न होगी। तो गैस उत्पन्न होना यानी उष्मा उत्पन्न होना कौन सी है? उष्मा सेपी अभिक्रिया है। तो ये कौन सी होगी? उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी। सर, 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से ये सही उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट और जिंक मिलने पर जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? इसमें देखिए, जैसे ये जिंक है और इधर ये कॉपर है यहाँ पे और ये जिंक है, तो ये जिंक इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा, यानी यहाँ से विस्थापित कर देगा। देखिए, ये सल्फेट के साथ में क्या है? ये जिंक आके इसके साथ में बैठ गया और यहाँ से कॉपर को यहाँ से हटा दिया। तो इस प्रकार से किसी पदार्थ में से एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है तो ये क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। इसका उत्तर होगा ब। अब नेक्स्ट है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा? जब एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में बदल जाता है तो अपघटन अभिक्रिया होगी। इसमें देखो, पहले में ये दो मिलकर एक बना रहे हैं तो ये तो संयोजन अभिक्रिया होगी। इसमें ये एक दूसरे से दो है और इधर भी दो है तो यह अपघटन अभिक्रिया नहीं है। इसमें भी दो है तो यह अपघटन अभिक्रिया नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, ये केवल एक पदार्थ है और ये टूटकर दो पदार्थों में परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार से केवल एक पदार्थ का टूटकर दो पदार्थों में परिवर्तन होना अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें यह होगा उत्तर, ये कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको उष्मा दी गई तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। तो यह अपघटन अभिक्रिया, यानी एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में परिवर्तन होता है तो यह अपघटन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है जैसे ये ग्लूकोज, इसमें ऑक्सीजन मिलती है और जल मिलता है। यानी अपने शरीर में जो अभिक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलना, यानी ऑक्सीजन हम श्वसन के दौरान लेते हैं, तो यह श्वसन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। तो यह श्वसन अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन। इसका उत्तर होगा स। नेक्स्ट है नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तांबा होता है, उस पर हरे रंग की परत चढ़ती है। तो इसका उत्तर होगा हरी,
यानी हरे रंग की परत चढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है और इसके साथ जल है, इसकी अभिक्रिया हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। इस अभिक्रिया का वर्गीकरण अभिक्रियाओं के किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें देखो ये दो पदार्थ मिल रहे हैं, तो एक पदार्थ बन रहा है। तो पहली बात यह तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। दूसरा, जब चूने के अंदर पानी डालते हैं तो चूना गर्म होता है, यानी उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, यानी उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या होगी, उष्मा सेपी अभिक्रिया, उष्मा सेपी अभिक्रिया। तो ये दोनों हो गई, एक तो संयोजन हो गई और एक उष्मा सेपी अभिक्रिया। तो इसका उत्तर होगा ए होगा, जिसमें ए और ब लिखा है, यानी ये और ये सही होगा, यानी इसमें 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबे समय तक तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। यानी कोई तेलीय पदार्थ है और वसायुक्त खाद्य सामग्री है, लंबे समय तक रखने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। जैसे चिप्स के पैकेट्स आते हैं, उसके अंदर गैस भरी होती हैं, वो कौन सी गैस होती हैं, तो वह नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें उत्तर होगा ब, यानी ब इसका सही उत्तर होगा, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग के अवशेष का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया है। यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये बेरियम और सल्फेट, ये दोनों मिलकर बेरियम सल्फेट बनाएगा, जो सफेद रंग का होगा, जो सफेद रंग का होगा। और ये नीचे जो पदार्थ बना उसके नीचे बैठ जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट। वो क्या होगा, बेरियम सल्फेट होगा। तो ये 4 ऑप्शन में उत्तर होगा ब, यानी बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट है, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 2H2O प्लस Cl2, यानी इन दोनों के बीच अभिक्रिया होने से ये पदार्थ बनते हैं। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ को पहचानिए, उपचयित पदार्थ को पहचानना है। तो इसमें देखो जैसे HCl है, इसमें से क्लोरीन निकल गया, यानी किसी पदार्थ से क्लोरीन निकलने का अर्थ यह है कि यह उपचयित हो गया। तो इसमें HCl से क्लोरीन निकल गया तो HCl होगा, ये क्या होगा, उपचयित होगा। HCl में से ये क्या निकलेगा, Cl निकल के, और इसमें क्या Cl2 अलग बना लिया, तो ये क्या होगा, HCl उपचयित हुआ है। नेक्स्ट है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। संगमरमर का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट, बुझे हुए चूने यानी CaOH2, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, यानी घरों के बाहर सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कौन सी गैस से क्रिया करता है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। यानी जब हम बुझे हुए चूने की सफेदी करते हैं तो इतनी चमक नहीं होती है, लेकिन 1-2 दिन बाद उसमें बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। तो उसका कारण यह है कि उस बुझे हुए चूने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन करके और उस पर चमक आ जाती है। तो इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शनों में से उत्तर होगा ब, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जब ये सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग हो जाता है। तो जो ये सिल्वर होगा ये धूसर रंग का पदार्थ बनाएगा, ये क्या होगा, धूसर रंग का पदार्थ होगा। तो इसमें यह है कि इस अभिक्रिया होने पर जो धूसर रंग का पदार्थ होता है वो कौन सा है, तो वो Ag होगा, Ag यानी सिल्वर। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट, नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संक्षारण कहलाएगी, यह संक्षारण कहलाएगी। यानी नम वायु में जब चांदी को रखेंगे तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाएगी, तो यह संक्षारण कहलाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है, जब उसमें क्या होगा,
यानी उपचयन का अर्थ यह है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा स, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होना, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तो उसका होगा उपचयन। और इसी के साथ नेक्स्ट है अपचयन। अपचयन कब होगा? उपचयन में तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, हाइड्रोजन निकल रहा था, और अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन निकलेगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी इसका उत्तर होगा ए। इसका उत्तर क्या होगा, ए। नेक्स्ट 18 निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? संतुलित रासायनिक समीकरण में यह होना चाहिए कि इधर हाइड्रोजन के अगर 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, लेकिन इधर क्या है, ये 2 और 2 को आगे 2 से गुणा किया तो यहाँ कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ये संतुलित नहीं है। इधर कैल्शियम का 1 है, लेकिन यहाँ कैल्शियम के आगे 2 लगा है, इसका मतलब यहाँ कैल्शियम के 2 है, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन का 1 है और इधर कार्बन का भी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन के 4 है, CH4 लगा है, ये हाइड्रोजन के 4 है, और इधर भी 2 ये, और 2 को 2 से गुणा किया, 4 हाइड्रोजन के 4 हो गए। इधर ऑक्सीजन के 2 और 2 को 2 से गुणा किया यानी 4 हो गए, और इधर ऑक्सीजन के 2 यहाँ पे है और 2 ये, और आगे 2 से गुणा किया हुआ यानी 2 यहाँ हो गए, 1 यहाँ था और इसको 2 से गुणा किया तो यहाँ 2 हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये यानी 4 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो अभिक्रिया CH4 प्लस 2O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O, ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को पहचानिए। अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ उपयोग लिए जाते हैं वो क्या होगा, अभिकारक होगा। तो इसमें ये जो 2 पदार्थ काम में लिए गए हैं शुरुआत में, यानी इस एरो से पहले वाले, ये होंगे अभिकारक, और एरो के बाद में होते हैं, इनको बोलते हैं उत्पाद। तो ये अभिकारक है। तो इसमें जो पहले वाले दोनों पदार्थ हैं ये होंगे अभिकारक, यानी इसका उत्तर होगा, ये देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों है, तो इसका उत्तर होगा ए और ब दोनों, यानी ए भी है और ब भी है, तो ए और ब दोनों, यानी इसका उत्तर होगा द। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद, एरो के बाद वाला पदार्थ होता है वो क्या होगा, उत्पाद होगा। तो इसमें ये देखो, ये एरो है और इसके बाद में ये पदार्थ बना हुआ है, तो ये उत्पाद है। तो इसमें उत्पाद क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैम है, तो इसका उत्तर होगा स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद में जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही कम शब्दों में इनका उत्तर देना है। पहला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम लिखिए, यानी किसी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर रहे हो तो वो कौन सी विधि होगी, वो हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। यानी अब नेक्स्ट प्रश्न है मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिलाने पर क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आगे मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है, यह श्वेत चूर्ण किस यौगिक का होता है। मैग्नीशियम को जलाएंगे और मैग्नीशियम को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये ऊपर वाला प्रश्न में देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। भूरे रंग का धुआं किस पदार्थ का बनाता है? लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी, वो जो भूरे रंग का धुआं होगा। नेक्स्ट है विद्युत अपघटित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए, यानी विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन किसका होता है? जल है, उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, तो ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको याद कर लीजिए। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है? नीला होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने के कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन क्यों पड़ जाता है? यानी जो कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो मलिन पड़ जाता है, तो इसका कारण यह है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग आयरन सल्फेट के विलयन बन जाने के कारण ये क्या हो जाएगा?
मलिन पड़ जाएगा। यानी कॉपर सल्फेट का विलयन जो पहले नीला था वो आयरन सल्फेट में बन जाने से वो क्या हो जाएगा, मलिन पड़ जाएगा। यानी कॉपर सल्फेट है, देखो इसके साथ आयरन के साथ अभिक्रिया की तो ये आयरन सल्फेट बन गया। आगे है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों होगा, क्योंकि उस पे कॉपर जम जाएगा। लोहे की कील पर कॉपर के अवक्षेपण के कारण, अवक्षेपण यानी उस पे लोहा जो कॉपर है वो जम जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया। श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें कौन सी वियोजन अभिक्रिया होगी, यानी विघटन अभिक्रिया होगी। तो उसमें AgBr होता है और जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो Ag+Br2 यानी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर काला क्यों पड़ जाता है। कॉपर चूर्ण को जब गर्म करेंगे तो ऊपर उस पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, तो इस कारण से वो काला पड़ जाता है। नेक्स्ट है अभिकारक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी कोई दो पदार्थ मिलाएंगे जिससे अभिक्रिया हो रही है तो वो अभिकारक कहलाएंगे। उत्पाद, जब दो अभिकारक मिलाने पर जो आगे पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे तो कहते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहेंगे। नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण में क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जितने द्रव्यमान लगाया गया उतना ही उत्पाद होगा, तो ये क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को भौतिक अवस्था के संकेत में लिखिए। यानी भौतिक अवस्था लिखनी है। जैसे ये F ये आयरन है, तो आयरन ठोस होता है और ठोस को सॉलिड, ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड, तो ये क्या है, S से दर्शाएंगे। जैसे जल है, ये जो इसमें जल है, क्योंकि आयरन के साथ जब जल की अभिक्रिया होती है तो वो क्या एक प्रकार की वाष्प के रूप में होती है, यानी गैस के रूप में होता है जल। ये गैस के रूप में, तो ये गैस होगा। और आगे Fe3O4 बनेगा, ये सॉलिड ठोस बनेगा। और उसके बाद में क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो क्या होगी, गैस होगी। तो इसके आगे गैस लगा दी, यानी जी यानी गैस, और ये सॉलिड होगा। और ये जो क्या है, जल वाष्प है, इसका क्या है, आयरन के साथ अभिक्रिया होती है। लोहा पड़ा है तो उसके ऊपर क्या होते हैं, जल वाष्प, जो वायु में नमी होती है उसकी अभिक्रिया होती है और इससे जो जंग बनता है Fe3O4, और उसके बाद में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी कोयले का दहन होगा तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर दहन नहीं होता है। तो कोयला यानी कार्बन होता है और उसके साथ ऑक्सीजन बनेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। नेक्स्ट है जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी जल का निर्माण की संयोजन अभिक्रिया, तो ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो ये जल बनेगा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले और तो ये जल बना। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण लिखिए। उष्मीय वियोजन का अर्थ होता है कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे, यानी उसको ताप मानेंगे, तो ये लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकलेगी उसका रंग होगा भूरे रंग का, धुआं निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, जल का विद्युत अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी जल का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगे। विस्थापन अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हम पहले भी इसमें देख चुके हैं। तो इसमें यह है कि जिंक है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये कॉपर यहाँ से हट जाएगा और जिंक यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित व अपचयित पदार्थों की पहचान करें। उपचयित और अपचयित। उपचयित का अर्थ क्या होगा, जहां ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ेगी, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो इसमें देखिए ये इसमें इधर है, ये ऑक्सीजन है, ये जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इस आगे वाले में ये ऑक्सीजन जुड़ गई है। ये क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ये क्या CO बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या होगा, ये हो गया उपचयित हो गई, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई। और इधर जिंक में देखो, जिंक से ऑक्सीजन निकल रही है, जिंक से ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ देखो जिंक केवल अकेला है,
तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये अपचयित हो गया। ये क्या हो गया, अपचयित हो गया, यानी ZNO तो अपचयित हो गया और ये उपचयित हो गया कार्बन। यानी ऑक्सीजन का जोड़ना उपचयित और ऑक्सीजन का निकलना अपचयित। नेक्स्ट है निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित व अपचयित पदार्थों को पहचानिए। उपचयित और अपचयित पदार्थों को पहचान करना है। तो इसमें देखो जैसे HCl है, सबसे पहले उपचयित की बात करते हैं। यहाँ HCl है, HCl में क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके साथ में जो क्लोरीन है उसमें क्या होगा, इसमें क्लोरीन से क्या हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, इस क्लोरीन के जो साथ में जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन की कमी हो रही है। हाइड्रोजन की कमी मतलब उसमें क्या होगा, उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। और नेक्स्ट में अपचयित, यानी इधर देखो, इधर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो ये हो गया उपचयित। और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। देखो ऊपर वाले प्रश्न में हमने कहा था अपचयित क्या होता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और इधर भी देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये हो गया अपचयित। जहाँ ऑक्सीजन निकल रही है और जहाँ हाइड्रोजन निकल रही है वहाँ क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं। लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, यानी वस्तु की जब लोहे की नई वस्तु लाते हैं तो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें नम वायु के संपर्क में आने के कारण उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और इस क्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। यानी लोहे की वस्तु पर नम वायु के कारण जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है उसको क्या बोलेंगे, जंग लगना कहेंगे। ऊपर वाले में अपचयित और उपचयित है, इसके कारण भी हमने यहाँ लिख रखा है। प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है, आप इनको अच्छी तरह से देखें और इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आने वाला, आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिए। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक होता है उसमें जो तत्व है और जो उत्पाद है उसमें जो तत्व है उनकी संख्या समान होनी चाहिए, उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है। इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए एवं अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब दोनों मिलेगी तो अमोनिया बनेगा और यह संयोजन अभिक्रिया, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो चीजें मिलकर एक पदार्थ बन रहा है, तो ये क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती हैं। इस कथन को रासायनिक समीकरण में लिखिए। तो ये पोटेशियम और ये जल इसके साथ अभिक्रिया हुई तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, यानी कोई चमकदार कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। यानी कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व है वो क्या है, X माना है कि कोई वो X पदार्थ है जिसको वो भूरे रंग का चमकदार है, लेकिन उसको जैसे ही गर्म करते हैं तो वायु को उसने गर्म करने पर काला रंग का हो जाता है। उस तत्व X तथा उस काले रंग के यौगिक का नाम, यानी उस तत्व का नाम ही बताना है और जो काले रंग का पदार्थ बना उसका भी नाम बताना है। तो जो तत्व है वो तो कॉपर होगा और उस पर काले रंग का यौगिक जो चढ़ गया वो कॉपर ऑक्साइड है। वो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। यानी काले रंग का जो चमकीला तत्व था वो था कॉपर और जो काले रंग का पदार्थ बना वो कॉपर ऑक्साइड। निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए, यानी इस अभिक्रिया को। तो ये सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको सूर्य प्रकाश में गर्म करते हैं या सूर्य प्रकाश में जब इसको रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो जिंक है, जिंक कार्बोनेट है तो जिंक कार्बोनेट यहाँ पे लिख दिया, जिंक ऑक्साइड तो ये जिंक ऑक्साइड और आगे कार्बन डाइऑक्साइड तो ये CO2 लिख दिया। तो ये इस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आगे दीर्घ उत्तर है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बिना बुझे चुने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जैसे
ये बिना बुझा हुआ चूना है और इसके साथ जल मिलाएंगे तो ये बुझा हुआ चूना बनेगा और ऊष्मा निकलेगी। आगे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यानी वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में तो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, लेकिन वियोजन में एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बना रहे हैं। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको गर्म करेंगे तो ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ओ बड़ा होगा इसमें। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर होने वाली विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व के विलयन से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यदि एक अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे ये लोहा है तो इसमें क्या कॉपर को विस्थापित कर देगा तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे ये देख लोहा सल्फेट के साथ जुड़ गया और ये कॉपर बाहर निकल गया तो ये विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील है तो ये कम अभिक्रियाशील धातु को क्या यहाँ से हटा देगा तो ये क्या है जो पदार्थ बनेगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो विस्थापन अभिक्रिया होगी। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? उदाहरण देकर। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता हो अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप यानी कोई अभिक्रिया होगी और उसके जो अभिक्रिया वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे की तरफ क्या होगा पदार्थ जम जाएगा तो वो क्या होगी अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। यानी किसी पदार्थ का वो भारी सॉलिड होकर नीचे जम जाना है। जिस प्रकार से पानी है तो पानी के अंदर रेत डालेंगे तो रेत नीचे बैठ जाती है कुछ देर बाद, तो उसी प्रकार से जो अवक्षेपण अभिक्रिया होगी उसमें भी क्या पदार्थ वो क्या भारी होकर नीचे बैठ जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट की जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड। तो ये बेरियम सल्फेट है ये क्या है कि अवक्षेप सफेद कलर का अवक्षेप निर्माण होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी जैसे ये पदार्थ है तो इसमें क्या है एक पदार्थ यहां से टूट के ये जैसे ये पदार्थ है इसमें और इसमें ये आयन है। तो अब इसमें देखो ये इस सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो सोडियम है ये सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। इधर देखिए ये बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया और यहाँ बेरियम क्लोराइड के साथ था, बेरियम क्लोराइड के साथ में था। तो ये आदान प्रदान हो गया, यानी ये इसके साथ में जुड़ गया और ये जो बेरियम है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये आगे वाले में देखो इसमें। तो इस प्रकार से जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया एक उदाहरण देखें। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी या तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाएगी तो वो क्या होगी उपचयन होगी, अगर हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो भी वह क्या होगी उपचयन होगा। तो इसमें देखिए ये कॉपर है, ऑक्सीजन अलग अलग है तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसका अर्थ यह है कि ये उपचयन अभिक्रिया है। अब आगे हैं अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। यानी या तो अगर कोई पदार्थ है उसमें अगर ऑक्सीजन की या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी, या तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी क्या होगा अपचयन होगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी अपचयन होगा। तो इसमें क्या होगा ये देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ये हाइड्रोजन है तो ये कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये अपचयन होगा। आगे क्या होगा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहां ये जो होता है कॉपर इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहां क्या हो जाएगा अपचयन होगा। यानी इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अंत कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है अपचयन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यह कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी क्या होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ में रिएक्शन होने पर अगर ऊष्मा निकल रही है तो वो ऊष्माक्षेपी होगी। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसमें ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्मा का उत्पन्न होता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा का अवशोषण होना यानी ऊष्माशोषी होगी। तो ये ऊष्मा
उत्पन्न हो रही है तो उष्मा सेपी होगी। जैसे ये प्राकृतिक गैस क्या होती है, मेथेन होती है, CH4 होती है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनेगी। तो ये क्या है, ये उष्मा सेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उष्मा शोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती हो, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और किसी पदार्थ को बनाने के लिए अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है, कोई अभिक्रिया उसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो वो उष्मा शोषी होगी। यानी यहां देखो, ये आयरन सल्फेट है, यानी फेरस सल्फेट बोलते हैं, फेरस सल्फेट है, इसको जब उष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा, अलग अलग भागों में टूट जाएगा। तो इस उष्मा अवशोषित होने के बाद टूट रहा है तो इसका मतलब ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और नेक्स्ट है, ये संतुलित करनी है इन अभिक्रियाओं को। और इसमें क्या होता है, इधर वाले जो तत्व है और इधर वाले जो तत्व है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसको क्या करना है, संतुलित करना है। और ये संतुलित आपको किया हुआ है। तो इसको संतुलित करने के लिए जैसे पहले वाला है, इसमें ये इधर देखो, ये हाइड्रोजन एक समझते हैं पहले वाला, इसको संतुलित ऐसे करना है आपको। जैसे ये यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है और इधर हाइड्रोजन, यानी ये बाहर ब्रैकेट लग के ये बाहर O लगा है, इसका अर्थ है कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी यहाँ कितना है, 2 है। केवल यहाँ अगर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ केवल 3 लिखा है लेकिन अपने हाइड्रोजन 1 लिखा है। क्यों? क्योंकि ये केवल ये O3 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और नाइट्रोजन भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने है, 3 है। अब यहाँ कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ कितना है, 1 है। अब इधर देखो, इसमें कैल्शियम 1, यहाँ नाइट्रोजन के कितने है, ब्रैकेट लगे 2 लगा है, इसका मतलब ये क्या है, नाइट्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन के 2 है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के यहाँ 3 लगा हुआ है लेकिन ब्रैकेट लगे 2 लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब 3 गुना 2 यानी कितने हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम यहाँ करेंगे कि इसमें देखो हाइड्रोजन के अणु देखते हैं अपन। हाइड्रोजन के यहाँ 1 और ये 2, यहाँ पे इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन के 3 है और इधर हाइड्रोजन के 2 ये पड़े 2, यहाँ 2 ही है, यहाँ हाइड्रोजन के कितने 2 ही है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 है लेकिन यहाँ 3 है। तो अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएंगे। लेकिन इधर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, ये 2 के 2 रहने दो। इधर 1 है, अगर इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये 2 गुणा 1 कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन के 2, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, या इधर भी 4 हो जाएंगे। और इधर क्या हो रहा है, ये 2 ये, यहाँ 2 है और इधर 4 हो गए। लेकिन अब इसको अगर आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे 2 लगाएंगे तो 2 लगाएंगे, 2 को 2 से गुणा किया, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे हाइड्रोजन के, यहाँ हाइड्रोजन के 4 हो गए और यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 + 2 यानी 4 हो गए। यानी हाइड्रोजन के परमाणु बराबर हो गए, इधर यहाँ 4 हो गए और यहाँ 4 हो गए। अब हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन देखते हैं। तो नाइट्रोजन जब यहाँ 2 लगे इसके आगे, जब इसके आगे पूरे के आगे 2 लगे तो इसके आगे भी 2 मानना पड़ेगा। तो ये क्या, 2 को 1 से गुणा किया, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हो गए, यहाँ नाइट्रोजन के 2 है और आगे नाइट्रोजन है नहीं। इस तरफ नाइट्रोजन के देखते हैं तो इस तरफ ये नाइट्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन के 2 है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी बराबर हो गए, नाइट्रोजन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 3 ऑक्सीजन के ये पड़े यहाँ पे 3, और जब 3 के आगे 2 लगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 6। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 और ये ऑक्सीजन के 2 यहाँ है, 6 और 2 कितने हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के हो गए 8, ऑक्सीजन के हो गए इधर 8, इधर ऑक्सीजन के ये 3 यहाँ पे थे, जब 3 को 2 से गुणा किया तो यानी 6 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन के 6 यहाँ पड़े और ये यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 था लेकिन आगे 2 लग गया, इसका मतलब ये भी 2 हो गए। तो ये कितने हो गए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे, तो ये टोटल कितने हो गए, 8, और इस तरफ भी 8 है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। यानी इसके आगे 2 लगा दिया और इस पीछे वाले के आगे 2 लगा दिया तो ये क्या हो, संतुलित हो गई। तो ये हिट एंड ट्रायल रूल से ये क्या होती है, संतुलित होती है। इस प्रकार से आगे वाली आप अपने स्वयं करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया यानी पहले हमने पढ़ा था अपचयित और उपचयित। तो इन जब एक अभिक्रिया में दोनों ही हो जाते हैं, उपचयन और अपचयन जब दोनों हो जाते हैं तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो इसमें देखिए, किसी अभिक्रिया में एक अभिकार उपचयित तथा दूसरा अभिकार अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को उपचयन अभिचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए, ये पहले भी उदाहरण दिया था हमने। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये है इस कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब ये अपचयन हो गया। ये कि इसका क्या होगा, अपचयन हो गया, ये नहीं अपचयित हो गया, इसमें ऑक्सीजन की निकल रहा है। लेकिन इधर ये हाइड्रोजन है, इधर इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है तब तो अपचयित होगा, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयित होगा। यानी इसमें इससे ऑक्सीजन निकल रहा है और इसमें जुड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हो गया, अपचयित हो गया, और इधर ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, उपचयित हो गया। 60वां प्रश्न, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कोई धातु है वो किसी या तो अम्ल में संपर्क में आएगी, या नमी यानी वायु में जो आर्द्रता होती है उसके संपर्क में आती है, तो उस पर जो जंग लग जाता है, जैसे लोहा होता है उस पर जंग लग गया, तो ये क्या होगा, संक्षारण कहलाएगा। संक्षारण कहलाएगा। जब कोई धातु आसपास की अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लग जाएगी, चांदी है तो वह काली हो जाएगी, तांबा है तो उस पर हरी परत चढ़ जाएगी। ये सभी क्या है, जंग के यानी संक्षारण के उदाहरण है। विकृत गंधिता, यानी विकृत गंधिता क्या होती है, जैसे अपने घर पे खाद्य पदार्थ कोई रखा हुआ है और उसमें 1-2 दिन बाद में उसमें स्वाद में चेंज हो जाता है, या उसमें क्या गंध आने लग जाती है, ये तो उसमें क्या होगा, वो उसको विकृत गंधिता बोलते हैं। जैसे तेल या वसायुक्त पदार्थ सामग्री उपचयित हो जाने पर यह विकृत गंधी हो जाता है। यानी कोई तेल की बनी वस्तु या कोई खाद्य पदार्थ है, कई दिनों तक रखने के बाद अगर वो खराब हो जाता है तो उसे विकृत गंधिता बोलते हैं, तथा इसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर अथवा उनको वायुरोधी बर्तनों में रखने पर इनका उपचय धीमी गति से होता है। प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, जैसे अपने नींबू वगैरह का अचार बनाते हैं, जैसे केरी का अचार बनाते हैं तो वो कई दिनों तक चलता है, तो उसमें प्रतिऑक्सीकारक जैसे नमक वगैरह तेल वगैरह मिलने से वो क्या है कि कई दिनों तक चल सकते हैं। और इस प्रकार से जैसे चिप्स वगैरह होती है तो उसमें क्या हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं पैकिंग के दौरान, तो उससे क्या है कि वो कई दिनों तक चल जाता है, खराब जल्दी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें ये परिवर्तन हो सकते हैं, 4 परिवर्तन होते हैं। या तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। यानी कोई अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन, यानी ठोस से गैस बन जाएगा या गैस से ठोस बन जाएगा। रंग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसका रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तांबा है तो उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है तो वो रंग में परिवर्तन हो रहा है। गैस का उत्सर्जन, जैसे किसी पदार्थ की अभिक्रिया हुई तो उसमें गैस निकल रही है तो वो गैस का उत्सर्जन। और तापमान में परिवर्तन, यानी पदार्थ या तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा, तो ये क्या तापमान में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेद करने के लिए किया जाता है। पदार्थ का नाम, इसका सूत्र और पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। तो आपने सफेद करने के लिए चूना उपयोग में लेते हैं, तो चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, उसका नाम तो कैल्शियम ऑक्साइड है और उसका सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसके जल के साथ अभिक्रिया, जैसे इसको कैल्शियम को चूने के साथ मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूना मिलेगा, CaOH2 बनेगा। अब अंतिम और लास्ट प्रश्न है, मिलान करना है, यानी इन अभिक्रियाओं में मिलान करना है। यानी इसमें से अभिक्रिया और ये अभिक्रिया का प्रकार है और रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें कौन सी विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी संयोजन अभिक्रिया और कौन सी वियोजन अभिक्रिया, कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बारे में पता लगाना है। तो आपने पहले पढ़ चुका है, ये पहले वाली, ये देखो ये पहले पढ़ा था इसमें। तो ये क्या है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इधर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो पहले इसको लास्ट को क्या है, इससे मिला देना है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। और आगे संयोजन अभिक्रिया, यानी 2 पदार्थ मिलने पर एक पदार्थ बनने वाली ये इस अभिक्रिया, ये संयोजन हो जाएगी, क्यों 2 पदार्थ मिलकर ये बना रहा है एक, तो ये संयोजन। वियोजन, यानी वियोजन क्या हुआ, एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ बनाता है, तो ये देखो एक पदार्थ ये टूटकर 2 पदार्थ बना रहा है, तो ये वियोजन हो जाएगी। और रेडॉक्स ये हो गया पहले वाली अभिक्रिया।
इस प्रकार से आज हमने पहला जो अध्याय है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका नोट्स बनाकर बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया। आप इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, आपको बहुत जल्द ये समझ में आएंगे। इसके अलावा आप एग्जाम में, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे प्रथम परक हो, चाहे द्वितीय परक हो, चाहे क्लास टेस्ट हो, आप प्रत्येक जगह ये नोट्स आपके काम आएंगे और इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह देखा जाए। बोर्ड एग्जाम इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आप इनको अच्छी तरह से तैयारी करो तथा ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे अगर आप इनको याद कर लेते हो तो। आप इनकी तैयारी कीजिए और हम आगे जितने भी चैप्टर है उनका भी इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण नोट्स है, उनको प्रश्न बना कर आपको समझाएंगे ताकि आपको यह पता रहे कि किस प्रकार से इसका प्रश्न बनता है और किस प्रकार से इनका उत्तर लिखना है। धन्यवाद।